व्हाट्सअप गाइज वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं द ग्रेट डिप्रेशन के बारे में। 1939 के आसपास जो डिप्रेशन आया और दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा क्रैश क्या हुआ था उस दौरान, और क्यों ये कितना लंबा साल चला। अब तक का मार्केट में जो डाउ जोन्स है, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट, जो स्टॉक मार्केट जहाँ से स्टार्ट हुआ, देखा जाए तो वॉल स्ट्रीट, एक लौता वॉल स्ट्रीट जो है जो सबसे ज़्यादा अब तक गिरा, वो इस दौरान गिरा था डिप्रेशन के टाइम पे, और दैट वाज ऑलमोस्ट 90% फ्रॉम स्टॉक। 90% का अगर इंडेक्स का गिरना, आप सब जो कि सब कुछ ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। पर ये कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे हुआ, इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। तो भाई शुरुआत हुआ कि 1929 से पहले क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा जो है वो थी नहीं, बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस नहीं की हुआ करती थी। स्टॉक मार्केट भी रेगुलेट हो रहा था, मतलब इवॉल्व हो रहा था विद टाइम। तो जिस तरीके से हमारे यहाँ सेबी है, उस तरीके से वहाँ भी सेक है। बट वो जो सेक है वो भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। वो भी जिस तरीके से आज भी बहुत सारी चीज़ें और प्रॉब्लम्स आ रही हैं स्टॉक मार्केट में, अब उसको भी रेगुलेशंस के थ्रू स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, स्ट्रेंथन किया जा रहा है कि इस तरीके से चोरी जो है वो पकड़ी जा सके। उसी तरीके से उस टाइम पे रेगुलेशन बहुत कम हुआ करते थे, तो लोगों ने के अंदर इतना यूफोरिया आ गया था कि जो पैसा बनेगा वो तो स्टॉक मार्केट से ही बनेगा। तो लोगों ने क्या किया कि लोगों ने स्टॉक मार्केट में स्टॉक खरीदना स्टार्ट कर दिया। इनफैक्ट इतना ज़्यादा खरीदना स्टार्ट कर दिया कि लोग खरीदते खरीदते लोगों ने उधार लिया पैसा, और उधार पे खरीदना स्टार्ट कर दिया। मतलब बैंकों से लोन लेके स्टॉक में लगा रहे हैं पैसा। अब आप सोचो कि बैंकों से लोन लेके स्टॉक में पैसा लगाना, अगर स्टॉक गिरा तो पैसा कैसे चुकाएंगे, पर ये पता नहीं था, क्योंकि यूफोरिया बहुत ज़्यादा है। जब लोगों में यूफोरिया आता है तो ये बहुत कॉमन है कि बैंकों से पैसा उठाते हैं और स्टॉक में लगाते हैं, और उसका दिवालिया घोषित हो जाते हैं। ये बहुत कॉमन है। इनफैक्ट ये इंडिया में भी बहुत लोग करते हैं और होते हैं बर्बाद। इनफैक्ट अमेरिका में भी होते हैं। और इनफैक्ट चार्ली मंगर, जो दुनिया के बड़े अमीर आदमी हैं, बड़े फेमस इन्वेस्टर हैं, वो इस बार में कहते भी हैं कि दो चीज़ें बड़ी लोगों को बड़ा नुकसान देती हैं। फर्स्ट इज़ लेवरेज, एंड सेकंड एक एल, दो एल थे। एक तो लेवरेज था और एक और था बड़ा, लोन्स 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 एंड लेवरेज। एक आपको लोन्स बर्बाद कर सकते हैं और दूसरा लेवरेज। तो ये हमेशा याद रखिए, अगर आपको दिवालिया होना है तो आपको उन दोनों चीज़ों का अगर इस्तेमाल भी करना है, मतलब ये दो धारी तलवार है। लोन से लेके आप अपना बिजनेस को डबल ट्रिपल भी कर सकते हो, पर एट द सेम टाइम अगर आपका लोन अगर थोड़ा सा भी गया ऊपर नीचे हुआ, तो आप अपनी बैंकरप्सी में अपने अपने पीछे, मतलब एक तरीके से अपनी लाइफ में डबल इंजन का सिलेंडर लगा रहे हो, आग लगा रहे हो अपने। तो आपको बहुत ज़्यादा फायर फील करना पड़ सकता है। तो लोन और लेवरेज जो है ये आपको बहुत स्पीड से आगे बढ़ाते हैं, पर स्पीड से बर्बाद भी करते हैं। इसलिए दो चीज़ों से हमेशा बहुत कॉशियसली यूज़ करना चाहिए। चलिए, हम कमिंग बैक टू ग्रेट डिप्रेशन की बात कर रहे थे। तो उस टाइम पे लोगों ने बहुत पैसा स्टार्ट किया बैंकों से उठाना, और लोगों ने स्टॉक मार्केट में खरीदना स्टार्ट कर दिया। अब उस दौरान क्या हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेट बहुत ज़्यादा हाइप हो गए थे, और आफ्टर अ वाइल लोगों को लगा कि भाई साहब इसमें जो इतने का जो स्टॉक ऊपर भाग रहे हैं, इतने इसकी वैल्यू है नहीं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, लोगों को जब लगा कि यार वैल्यू इतना है नहीं, बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे, तो जो स्मार्ट लोग हैं उन्होंने बेचना स्टार्ट किया कि भाई हम अपने प्रॉफिट बेच के निकल जाते हैं। तो उन्होंने अपना ऊपर के प्राइजेस पे बेचना स्टार्ट किया। जब बेचना स्टार्ट किया, और जब बड़े लोग बेचते हैं तो जो छोटे लोग हैं वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि बड़े लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है। तो बड़े लोगों ने जब पैसा बेचना स्टार्ट किया, तो छोटे लोगों को भी डर लगा, उन्होंने भी बेचना स्टार्ट किया, और इस हिसाब से पैनिक सेलिंग आ गई मार्केट में। जब पैनिक सेलिंग आती है तो इसको कहते हैं क्या कहते हैं, डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट यानी कि एक जो जैसे पैक ऑफ कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स की तरह आप ऐसे जो ताश होते हैं, ताश से आप एक बिल्डिंग बना सकते हो, पर एक ऊपर का ताश गिराओगे आप सारे ताश गिर जाएंगे। दिस इज कॉल्ड डोमिनो इफेक्ट, कि एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा, एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं चीज़ें और लगातार गिरती चली जाती हैं। वही पैनिक सेलिंग आई मार्केट में, और एक के बाद एक हर आदमी शेयर बेचता ही चला गया, और शेयर बेचते बेचते इतना हो गया कि लोग हो गए दिवालिया, क्योंकि लोगों को बैंक के पास देने के पैसे हैं नहीं, और शेयर उनका धड़ाम से, अब शेयर की वैल्यू कुछ बची नहीं। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने कहा बैंक से जाके बेल आउट मांगा कि भाई हमें माफ़ कर दो, पर बैंकों के पास भी पैसा नहीं, क्योंकि बैंकों को अब किस्तें नहीं मिल रही हैं। जो बैंकों के पास हर महीने की किस्त मिल रही थी, तो बैंक भी दिवालिया होना शुरू हो गए। इनफैक्ट ये हुआ कि बहुत सारी कंपनीज़ ने, क्योंकि इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बूम कर रही थी, लोग हमेशा खरीद रहे थे, और बहुत मतलब राम राज चल रहा था ऑलमोस्ट,
तो लोग बहुत ज़्यादा खरीद रहे थे। तो जो फार्मर्स थे वो बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन कर रहे थे क्रॉप्स की, जो गाड़ियाँ बना रहे थे वो गाड़ियाँ बना रहे थे, जो मतलब हर चीज़ एक्सप्रेसिव बन रही थी क्योंकि लोग खरीद रहे थे। पर एकदम से लोगों के पास से हाथ से पैसा चला गया और लोग बैंकों पे जाके बैंक्रप्सी फाइल करने लगे। जब बैंक्रप्सी फाइल करने लगे तो लोगों के पास पैसा नहीं था, तो वो कहाँ से कल्टीवेशन क्रॉप्स खरीदते, कहाँ से वो कारें खरीदते, कहाँ से वो बाइक खरीदते। और एकदम से देखा गया कि लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, जिन्होंने अपना ये पूरा अच्छे तादाद में जो उन्होंने माल बना के रखा हुआ था, कारें, घड़ियाँ, जो भी है, सारे क्रॉप्स, उसको उनको नुकसान होने लगा। जब नुकसान होने लगा तो उन्होंने कहा कि यार हम अब तो लोगों को इतना, हमारे पास ऑलरेडी इतना सरप्लस सामान पड़ा हुआ है और मार्केट में डिमांड ही खत्म हो गई, कोई खरीदने वाला नहीं है। तो लोगों ने क्या किया, मार्केट में प्रोडक्शन बंद कर दिया। प्रोडक्शन से क्या हुआ कि जो प्रोडक्शन से बंद कर दिया तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट से निकाला गया, क्योंकि जब अब लोगों की ज़रूरत ही नहीं होगी तो क्या क्या करेंगे, वो क्या क्या बनाएंगे सामान, क्योंकि जब सामान बनाने के लिए तो लोगों को भी चाहिए, पर सब सामान बनाना ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा उनके पास पाइल अप पड़ा हुआ है। तो लोगों को निकालो, फिर क्या करेंगे, हम उनको बिठाल के तनख्वाह देंगे। तो लोगों को निकालना स्टार्ट किया और लोगों ने लोगों की नौकरियां चली गई। एक तरफ से बैंकरप्ट हो गए, दूसरी तरफ से नौकरियां चली गई, और इस तरीके से धड़ाम यूएस इकोनॉमी आपको गिरती हुई दिखाई दी। उसके साथ साथ भाई साहब इन्होंने कहा कि हम जो ट्रेड है उसके टैरिफ बढ़ाएंगे। जिस तरीके से अभी डोनाल्ड ट्रंप स्टार्ट कर रहे हैं बेवकूफ़ी हरकतें, जब जब इकोनॉमी में वो आता है और स्टुपिडिटी होना होता है। अब आप देखो यूएस से एक खबर आती है कि टैरिफ बढ़ाएंगे, और हमेशा जब भी इकोनॉमी प्रॉब्लम आती है टैरिफ का ये नाटक करते हैं और उससे और इकोनॉमी ख़राब होती है। उन्होंने ट्रेड के टैरिफ्स बढ़ा दिए, और जब टैरिफ्स बढ़ा दिए तो लोगों ने रिटेलिएट किया, दुनिया की कंट्रीज़ ने रिटेलिएट किया कि टैरिफ बढ़ाओगे तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, और ट्रेड नहीं करें उसकी वजह से 65% ट्रेड और कम हो गया यूएस का, यूएस के साथ सारी कंट्रीज़ का। इसके साथ यूएस कंट्रीज़ को तो प्रॉब्लम हुआ ही हुआ बहुत ज़्यादा, क्योंकि ग्लोबली उनका ट्रेड ही ख़त्म हो गया, और ट्रेड ख़त्म हुआ तो लोग जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनको भी बहुत प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि इंडिया, श्रीलंका, बहुत सारे कंट्रीज़ से छोटे छोटे जो ट्रेड्स होते थे वो रुक गए, तो उनकी इकनॉमी में स्लो डाउन आ गया। तो इस तरीके से एक तरीके से डोमिनो इफेक्ट हुआ कि यूएस में कुछ दिक्कत हुई, फिर दूसरी कंट्री, फिर दूसरी कंट्री, दूसरी कंट्री, ऊपर से साथ साथ कुछ स्टूपिड डिसीजंस लिए गए सरकार के साथ। उसके बाद क्या हुआ कि जो उस टाइम पे जो थे प्रेसिडेंट थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली प्रेसिडेंट का नाम क्या था उस टाइम पे। उन्होंने कुछ ज़्यादा किया नहीं बेसिकली। उनका जो प्रेसिडेंट था हर्बर्ट हूवर, तो उन्होंने जो हर्बर्ट हूवर उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने बहुत ज़्यादा किया नहीं। उनका जो डिसीजन था वो बहुत स्लो था। उन्होंने कहा कि ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, शेयर मार्केट की प्रॉब्लम है, लोगों की प्रॉब्लम है, तो हम क्या करें इसमें। बट उसके बाद 1929 के बाद 31 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट आए। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जिन्होंने बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स किए और बैंकों को बचाया, बहुत सारे बैंकों को बचाया, क्योंकि बहुत सारे बैंक ऑलरेडी बैंकरप्ट हो चुके थे। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 3 बड़े बड़े रिफॉर्म करे। पहला है बैंकिंग रिफॉर्म, जिसको हम कहते हैं ग्लास स्टीगल एक्ट, FDIC। दूसरा है पब्लिक वर्क्स, और तीसरा है सोशल सिक्योरिटी एक्ट। ये तीनों रिफॉर्म्स वो लेके आए। उन्होंने बहुत सारे एग्रीकल्चर और लेबर के लॉ के लिए भी बहुत सारी लॉज बनाए, जिससे कि उनको साथ बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो जाए, क्योंकि लेबर जो काम कर रही है अगर वो बैंकरप्ट हो जाएगी या उनके पास नौकरी नहीं होगी और वो खाने पे आ जाएंगे, खाने जीने मरने पे, तो क्या होगा। तो उसके हिसाब से भी उन्होंने बहुत सारे लेबर लॉ भी बनाए इससे साथ साथ। और उसके साथ फिर आगे बढ़ी कहानी। ग्रेट डिप्रेशन ऑफिशियली एंडेड हुआ अराउंड 1941 में, और जब यूएस वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ा। इनफैक्ट उस दौरान जब ग्रेट डिप्रेशन बढ़ रहा था उस टाइम पे जर्मनी की इकोनॉमी कोलैप्स हो गई थी, क्योंकि जर्मनी के साथ काफ़ी ट्रेड होता था। और जर्मनी की जब इकोनॉमी कोलैप्स हो गई तो उस टाइम पे हिटलर को मौका मिला राइज करने का, क्योंकि जर्मनी ऑलरेडी इकोनॉमी से लड़ रहा था, और हिटलर को ये बहुत अच्छा मौका मिला कि चलो अब करते हैं जर्मनी पर कब्जा। तो इस तरीके से वो वहाँ जर्मनी में जो हिटलर निकलता, जर्मनी पे कब्जा बोला है, मतलब दुनिया पे कब्जा। जर्मनी में आप देखोगे कि हिटलर का राइज हुआ उस दौरान, क्योंकि इकोनॉमी में कोलैप्स देखने को मिला उस दौरान। उसके बाद आप देखो कि यूएस की जो रिकवरी हुई वो हुई वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। वर्ल्ड वॉर 2 जब स्टार्ट हो गई उसके बाद, जब हिटलर खड़े हो गए अपने दुनिया पे कब्जा करने के लिए, तो वर्ल्ड वॉर 2 में गया अमेरिका। और जब वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका गया तो दोबारा उनके अंदर कंजप्शन की कैपेसिटी बढ़ी, क्योंकि उन्होंने बनाए हथियार, और हथियार बनाने के लिए उनकी जो वॉर इंडस्ट्री है
हमेशा यूएस को जो फ़ायदा होता है, जब जब यूएस की इकोनॉमी कोलैप्स होते होते बची है, वो सिर्फ और सिर्फ बची है वेपन्स बनाने की वजह से। तो वेपन्स बनाना उन्होंने दोबारा शुरू किया, वो वॉर में गए और वॉर की वजह से उनकी दोबारा इकोनॉमी रिवाइव हुई और उनको अंदर कंजप्शन दोबारा स्टार्ट हुआ, दोबारा देश में बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुआ वॉर इक्विपमेंट्स को लेके, और यूएस की इकोनॉमी दोबारा चलते खाते रास्ते पे आ गई, दोबारा मतलब चलने लगी दोबारा। ऑलमोस्ट बैंकरप्सी, और ऑलमोस्ट मतलब बैंकरप्सी नहीं, ऑलमोस्ट कोलैप्स के दम पे थी उस टाइम पे। तो इस तरीके से आप देखो तो ग्रेट डिप्रेशन धीरे धीरे दोबारा निकला। ग्रेट डिप्रेशन से अमेरिका की इकोनॉमी निकली, और उस तरीके से जब वो दोबारा ग्रेट डिप्रेशन से बाहर आने लगे धीरे धीरे, उसके बाद सारी कंट्रीज़ को साथ ट्रेड स्टार्ट हुआ दोबारा, और दोबारा सारी कंट्रीज़ ने भी रिकवर करना स्टार्ट किया। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे स्टूपिड डिसीजंस लिए गए थे यूएस गवर्नमेंट के साथ साथ। इकोनॉमी बहुत ज़्यादा गिरी, 95% ऑलमोस्ट 90% का फॉल आया था ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे, और कहते हैं कि अब ऐसा फॉल कभी दोबारा नहीं आना चाहिए। उसकी वजह से बहुत सारी रिफॉर्म्स हुए। इनफैक्ट एक नया अजूबा जो अभी आजकल रिसेंटली दिख गया है लोगों को और यूएस की इकोनॉमी को, वो है नोट की प्रिंटिंग। उस टाइम तक नोटों को प्रिंट नहीं किया जाता था इकोनॉमी को बचाने के लिए, तो क्योंकि इकोनॉमी जितने भी आप नोट छापते तो उतना आपको गोल्ड रखना पड़ता था, तो उस हिसाब से लिंक था। पर अब तो गोल्ड को डीलिंक कर दिया गया है नोटों से, तो आप जितना भी यूएस चाहे नोट छाप सकता है। और अब सारा जो कोविड के टाइम पे भी आप देखोगे, जब भी कोलैप्स आता है तो यूएस नोट छापना स्टार्ट कर देता है और अपनी दोबारा एक तरीके से वेंटिलेटर लगा देता है इकोनॉमी को। पर ये जो वेंटिलेटर लगाने वाला तरीका है, जो नोट छापने वाला तरीका है, ये कितना काम आएगा, कितने डिप्रेशन से बचाएगा और कितने बड़े कोलैप्स से बचाएगा और कब तक बचाएगा, ये बड़ा देखने वाली बात है। क्योंकि नोट छापना इन्फ्लेशन को दावत देना होता है, साथ साथ सिर्फ और सिर्फ वेंटिलेटर पे लगाना होता है इकोनॉमी को, बट ये प्रॉब्लम का परमानेंट निवारण नहीं होता। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको मजा आया इस ग्रेट डिप्रेशन के बारे में, इस कहानी के बारे में। इफ यस देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।